अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे अब भी ये उलझन है कि अगर वो बेरी सूरत अशना थी तो ये बात अदनान अब्बासी के इल्म में क्यों नहीं थी। उन दोनों के दरमियान जिस किस्म के मुकालमे हुए उसे अदाकारी तो करार नहीं दिया जा सकता था। अदनान अब्बासी को मर्दाना की असल हकीकत का इल्म नहीं था तो वो एक बासलाहियत औरत थी जो न सिर्फ उसके गिरोह को कंट्रोल कर रही थी बल्कि उसकी जिस्मानी तलब भी पूरी कर रही थी। उसकी किसी और हैसियत से अदनान बेखबर ही रहा होगा। रैंडल ने उसी हाल ही में अदनान के साथ लगाया था ताकि अगर अदनान उससे कुछ बातें छुपाए भी तो वो फरजाना के जरिए उसके इल्म में आ जाए। ये बात समझ में आती है। मैंने तफहीमी अंदाज में सारी लाया। अब तुम बताओ कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तहजीब ने शौकी से कहा। तुम्हारे सामने आकर तो मैं हमेशा खुद को बेबस महसूस करने लगती हूँ। इस बार मामला मुख्तलिफ है। मैं मुस्कुराया। तुम्हारी मालूमात इतनी ज्यादा हैं कि हर फैसला तुम ही को करना है। मैंने कोई कदम उठाया तो तजब्जब का शिकार रहूंगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें वो अलामत दिखाऊं जिसके जरिए एगलर के मेंबर एक दूसरे को शिनाख्त करते हैं। तहजीब मुझे बेहोश मर्जाना के करीब लाई जो अभी तक ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी हुई थी और जिसके दौरान मैं और तहजीब गुफ्तगू कर रहे थे। बूढ़ ने उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़ दिए थे। तहजीब झुककर मर्जाना का लिबास टटोलने लगी। उसे देखकर तहजीब ने मुझे गौर से देखा। वो कुछ सोच रही थी। चंद लम्हों बाद वो दोबारा मर्जाना पर झुकी। इस बार उसने मर्जाना के बालों में लगा हुआ हेयर क्लिप खोलकर निकाल लिया था। वो हेयर क्लिप का उलट पुलट कर जायजा लेती रही। फिर उसने क्लिप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ से क्लिप लेकर देखा। हेयर क्लिप के अकम में एक झपटते हुए उकाब की नन्ही सी छबिया खुदी हुई थी। मैंने हुड बेच रही है तो ये है इनका शिनाख्ती निशान बैरिका। लेकिन ये इसके पास रहने क्यों दिया गया? मैंने कहा था ना कि इनकी कोई भी चीज इनके पास ना रहने दी जाए। इससे अंदाजा कर लो ये लोग आम इस्तेमाल की ऐसी बेदर्र चीजों पर अपनी इलामत कुंदा करते हैं जिस पर किसी की तवज्जो नहीं जा सकती। जाहिर है खातून के हेयर क्लिप से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है। ये एक ऐसी लाजमी जरूरत की चीज है जो कोई भी जब्त नहीं करेगा। तुमने मर्जाना को किस तरह पहचाना था? क्या तुमने इसे पहले भी कहीं देखा था? मैंने इसे मुतअद्दिद बार रैंडल के साथ देखा है। तहजीब ने कहा। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें पहचानने के बाद इसे कोई मौका नहीं मिला, वरना अब तक रैंडल के आदमी यहाँ जलगार कर चुके होते। सुनो तहजीब, मैंने हाथ उठाकर कहा। मुझे नहीं मालूम था कि कोई ऐसा शख्स भी है जो खुद को ओडी-वावड़ का जानशीन समझता है। अगर मुझे इल्म होता तो मैं उससे दो हाथ तो जरूर करता। यही तो मैं कह रही हूँ। अगर मर्जाना की असलियत मालूम होने से कबल उसे जरा सा भी मौका मिल जाता तो तुम खतरे में पड़ जाते। तुम क्या समझती हो? क्या मैं खुद को बोशे रैंडल हावर्ड से पोशीदा रखने की कोशिश करूंगा? मैं तुम्हें जानती हूँ। तहजीब बुज़दिल होगी। तुम एलानिया उसका मुकाबला करने की कोशिश करोगे मगर मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगी। क्या तुम मुझे बुज़दिली का दर्स दे रही हो तहजीब? मैं अलल-इलान उसका मुकाबला क्यों ना करूं? मैं तुम्हें बुज़दिली का दर्स नहीं दे सकती, लेकिन ये क्या जरूरी है कि उससे मुकाबला करने से कबल उसे ललकारा भी जाए? फितने का सर कुचल देना चाहिए जिस तरह भी मुमकिन हो। फिर उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा? वो भी तो बेखबरी में मुझ पर हमला करना चाह रहा था। ये बताना जरूरी है कि ओलिवर रैंडल का आइडियल जरूर था मगर रैंडल उससे कहीं ज्यादा सफाक और बेरहम है। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी सर्द मिजाजी है। वो ओलिवर की तरह गर्म दिमाग का मालिक नहीं है और ऐसे आदमी से मुकाबला करना आसान नहीं होता। ये मेरा ईमान है तहजीब कि मेरी कामयाबियां मेरी सलाहियतों की मरहूने मिन्नत नहीं होती बल्कि ये सिर्फ ताइदे एज़्ज़ी है जिसके सबब मैं कामयाब हो जाता हूँ। वरना सलाहियतों के मामले में पहले मुकाबले पर आने वाले अक्सर उरीफ मुझसे बरतर थे। याद सिर्फ इस वजह से पीछे हट देना मुझे गवारा नहीं है कि रैंडल हावर्ड एक बासलाहियत और खतरनाक उरीफ है। मुझे मालूम था कि तुम नहीं मानोगे। तहजीब ने बेबसी से कहा। लेकिन क्या अपनी हिफाजत का बंदोबस्त भी नहीं करोगे? उस तरफ से मैं कब गाफिल रहा हूँ? मैंने कहा। उस वक्त भी नहीं रहा जब तुम्हारे चहीते बूढ़ साहब हमाकते फरमा रहे थे। बाद औकात बूढ़ पागल हो जाता है। मालूम नहीं उसके दिमाग में किस किस्म की खराबी है, लेकिन अरे उसकी ये हमाकत तो बड़ी मुफीद साबित हुई। वो किस तरह? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो चाहता तो इन झंझटों में पड़े बगैर नारवन शलूफ को ठिकाने लगा देता। जरा गौर करो ये कितना बड़ा अलमिया होता कि तुम अपनों के हाथों मारे जाते। हम तुम्हें तलाश करते रह जाते। किसी को कभी ये मालूम ना हो पाता कि अली यार खान का अंजाम क्या हुआ था। मैंने एक भरपूर कहकर लगाया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बूढ़ से इतनी बड़ी हमाकत की तवक्को की जा सकती है? नहीं। तहजीब ने नवी बसरारी लाया। आम हालात में वो एक ज़हीन और मामला फहम आदमी है। उसकी अमूमन कारकर्दगी भी हैरान कुन होती है। मैं समझ नहीं सकी कि उसने तुम्हें गुमनाम फोन कॉलें क्यों की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी छठी इसने उसे तुम्हारे बारे में खबरदार कर दिया हो?
मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे मेरे रब की मदद हासिल है। बुढ़ ने गुमनाम फोन कॉलें करके जिस बेहूदगी का मुजाहरा किया वो भी उसकी एक अदना सी मिसाल है। मरजाना की जिसम में थोड़ी सी हरकत हुई, वो होश में आ रही थी। तहजीद उसकी तरफ मुतवज्जो होगी। चांदी लमन उसने आंखें खोल दी। उसने अपने हाथ पैरों को जुम्बश देने की कोशिश की, मगर उसके हाथ पैर तो बंधे हुए थे। मुझे किस जुर्म में कैद किया गया है? मरजाना घुर्राई। मुझे खोल दो वरना मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी। उसकी अकड़ देकर मुझे हंसी आ गई, जबकि तहजीब ने पुरसुकून लहजे में कहा, अब तुम्हारा राज नहीं रहा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें खोलने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले तुम्हारे लिए ये समझ लेना जरूरी है कि यहाँ मौजूद तमाम लोग फलस्तीनी गोरीले हैं। तहजीब की बात सुनकर मरजाना हवास बागता तो हुई, मगर अब भी वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थी। मैं खुद भी अरब हूँ, उसने कहा। फलस्तीनी गोरीलों से मुझे क्या खतरा हो सकता है? हर अरब को फलस्तीनियों से खौफजदा होना चाहिए जो यहूदी मफादात के हामी है। तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, तुम तो खैर उनकी एजेंट हो। ये इल्जाम है, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। मैं तुम पर इत्ते की इज्जत का दावा दायर कर दूंगी। जरूर कर देना, तहजीब ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा अदालत तक पहुंचना जरूरी होगा और मुझे शुबा है कि अब दुनिया की किसी अदालत तक तुम्हारी रसाई नहीं हो सकेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मरजाना ने खौफजदा लहजे में कहा। क्या तुम लोग मुझे हलाक कर दोगे? मुमकिन है ना भी करें, तहजीब ने बेपरवाही से कहा। उसका इन्हिसार तुम्हारे ताउर पर है। तुम्हारा मौजूदा रवैया ऐसा नहीं जिसकी बुनियाद पर तुम्हें किसी भी किस्म की रियायत दी जा सके। लेकिन तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? फिदाइन की धमकियां क्यों दे रही हो? तुमने मुझे सियोनी एजेंट करार दिया है, क्या मैं इस पर एहतजाज भी ना करूं? रैंडल हावर्ड के हवाले पर तुम क्यों भड़क उगी थी? तहजीब ने तंज किया। और तुमने जो मुझ पर हमला किया था उसका क्या जवाब पेश करोगी? मैं समझी थी कि तुम मोचे रैंडल की साथी हो। मरजाना की इस बेसाख्ता झूठ पर तहजीब हक्का बक्का रह गई। फिर उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात नमूदार हुए। तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की फलाहियत भी नहीं है। कम कम ये तो सोच लिया होता कि अलियार खान के साथ कोई ज़ियोनी एजेंट नहीं हो सकता। तहजीब ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? अलियार खान भी तो आदमी है, किसी वक्त भी धोखा खा सकता है। ये कोई इतनी अनोखी बात तो नहीं है। तहजीब गुस्से में दांत पीसने लगी, जबकि मैं मरजाना के जवाब से महफूज हो रहा था। बकवास मत करो, तहजीब वसीले लहजे में बोली। तुम्हारे खिलाफ यही एक बहुत काफी है कि तुम मोशी हावर्ड से वाकिफ हो। वाकिफ तो तुम भी हो, मरजाना ने तुर्की बदुर्की जवाब दिया। अगर उसने वाकिफ होना जुर्म है तो तुम भी उतनी ही मुजरिम हो जितनी मैं हूँ। जबान तरारियों से काम नहीं चलेगा मरजाना। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम उसे क्यों और किस तरह जानती हो। अगर ये बात तुमने पहले ही पूछ ली होती तो बात इस कदर ना बढ़ती। मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मरजाना की आवाज पर आ गई। वो बहुत उम्दा अदाकारी कर रही थी। जानना में वो यूं खामोश रही जैसे अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। पिछले साल मैं अदनान के साथ यूरोप के दौरे पर गई थी। तफरीक के साथ साथ अदनान के पीछे नजर अपने कुछ कारोबारी उमूर भी थे जिन्हें वो साथ साथ निमटाता जा रहा था। जब हम पेरिस पहुंचे तो वहाँ के एक होटल में अदनान के एक दोस्त ने हमें उसके बारे में बताया। उस वक्त मुझे रैंडल हावर्ड भी मौजूद था। मुझे उसकी सूरत ही नफरत अंगेज मालूम हुई थी और ये मालूम होने के बाद कि उसके अज़ाइम कितने मज़मूम है, मेरी नफरत और भी गहरी होगी। मगर जाहिर है मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अगर वो इराक में होता तो मैं हरगिज़ उसे ना छोड़ती, लेकिन फ्रांस जैसे मुल्क में उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता था। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो तहजीब? मैंने दखल अंदाजी की। तुम्हें ये बात वैसे ही समझ लेनी चाहिए कि सीधी तरह कुछ नहीं बताएगी है। ये बात तो मैं भी जानती हूँ अली। मैं तो ये चेक कर रही थी कि ये किस हद तक झूठ बोल सकती है। जितनी गलत बयानी हद तक ये कर चुकी है उसके बाद इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये सरासर ज्यादती है, मरजाना ने इत्तेजाजी लहजे में कहा। मैंने तुमसे कोई गलत बयानी नहीं की। तुम जिस तरह चाहो मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने उसका हेयर क्लिप उसकी आंखों के सामने ले जाकर कहा, इस हेयर क्लिप के बारे में तुम क्या सच बोलना पसंद करोगी? शी, ये तो मैंने बसरा की एक दुकान से खरीदा था, मरजाना ने डूबती हुई आवाज में कहा। इसके बारे में क्या कह सकती हूँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बजाय खुद एक दास्तान है। CIA के एजेंट की अपनी तंजीम कायम करने की दास्तान। तुम दो मुअम्मों में गुफ्तगू कर रहे हो। ये एक आम हेयर क्लिप है। मैं कह रहा हूँ कि इस पर एक दास्तान रकम है। अगर तुमने मेरी बात से इत्तफाक ना किया तो मजबूरन मुझे एक और दास्तान रकम करनी पड़ेगी जो तुम्हारे जिस्म पर रकम होगी। और ये दास्तान रकम करने के लिए किसी कलम की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए तो लोहे की गर्म सलाखों और हैंतरों की मदद से रकम की जाएगी। क्या तुम लोग बातें ही करते रहोगे? बूढ़ ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, खाना खाने का इरादा नहीं है? जरूर खाएंगे बूढ़, मैंने कहा। तुम इसका इंतजाम करो, हम खाने के लिए चलते हैं।
बूढ़ ने मरजाना को ड्राइंग रूम से हटवा दिया। मैं और तहजीब खाने के कमरे में पहुंच गए। खाने की मेज पर हमारे सामने बूढ़ के अलावा और कोई नहीं था। अली ने मुझे तुम्हारी हमाकतों के बारे में बताया है। खाने के दौरान तहजीब ने बूढ़ से कहा, तुम्हें गुमनाम फोन काले करने की क्या जरूरत थी? इन्हीं हमाकतों के लिए मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया था। बूढ़ बुरी तरह झीम गया। खुद इस बात पर गौर करता रहा हूँ मैडम, समझ में नहीं आता कि मैंने वो हरकत क्यों की थी। हालांकि तुमने दलीलें देकर मुझे कायल करने की कोशिश की थी कि जो कुछ तुमने किया वही दुरुस्त था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, अकलमंद और बेवकूफ में यही तो फर्क होता है चीफ। बूढ़ ने वो किकाना अंदाज में कहा। अकलमंद अपनी हमाकत को दलीलों से छुपाने की कोशिश करता है और बेवकूफ ये नहीं कर सकता। गोया तुम अपनी हमाकत का बरमला एतराफ कर रहे हो। मैंने कहा कि अब अपने से ज्यादा अकलमंद लोगों से वास्ता पड़ जाए तो यही करना पड़ता है। लेकिन मैंने इस पर बहुत गौर किया है चीफ। तुम्हें मजीद इसके सिवा कुछ समय में नहीं आता कि अभी तुम्हें मजीद जिंदा रहना था चीफ, वरना मुझसे ये हमाकत ना होती। जो होना था वो तो हो गया। तहजीब ने कहा, अब आइंदा कदम पर गौर करो। मेरी राय में हमें ये जगह फौरन छोड़ देनी चाहिए। क्यों? बूढ़ ने हैरत से कहा, जहाँ क्या परेशानी है? मुफ्त की जगह मयसर आ गई है, हम क्यों इसे छोड़कर कुफराने नेमत के मुर्तकिब हों? लेकिन इस किस्म के खाली मकानात में रहना ठीक नहीं है। मकीन किसी वक्त भी लौट कर आ सकते हैं। बेहतर यही है कि हम किसी होटल में मुंतकिल हो जाएं। कम अज कम आज तो ये मुमकिन नहीं होगा। मैंने कहा, इसलिए कि नान अब्बासी हमारी कैब में है और उसके बारे में अभी कोई फैसला करना है। फैसला क्या करना है चीफ? बूढ़ बोला, एक गोली में काम तमाम हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है बूढ़। उसकी गर्दन पर सोनिया का खून है जो मैं किसी सूरत भी माफ नहीं कर सकता। मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो अली। तहजीब बोली, वो शख्स सजा का मुस्तहिक है, लेकिन उसे सजा देने के लिए कोई और तरीका भी तो इख्तियार किया जा सकता है। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं फिलहाल यहीं रहूंगा। मैंने कतियत से कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। तहजीब ने आहिस्ता से कहा, मैंने नज़म तजवीज़ पेश की थी। मैंने तुम्हारी तजवीज़ से इख्तिलाफ तो नहीं किया, बल्कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अली ग्रुप के बकिया अरकान को वापस भेज दो। ठीक है, अब उनकी यहाँ मौजूदगी की जरूरत भी नहीं। तहजीब ने बूढ़ की तरफ देखा, मैं इन सब की वापसी का इंतजाम किए देता हूँ। बूढ़ ने जल्दी से कहा, मगर ख्याल रहे कि बूढ़ वापस नहीं जाएगा। तुम्हारा शुमार अली ग्रुप के अरकान में होता ही कम है। तहजीब ने हंस कर कहा, तुम तो अली ग्रुप के बानियों में हो। खाने के बाद बूढ़ तो अली ग्रुप के अरकान की रवानगी के इंतजामात करने निकल गया और मैं तहजीब के साथ ख्वाबगाह में चला आया। मुझे तो सब कुछ ख्वाब सा मालूम हो रहा है अली। लगता है किसी भी लम्हे आंख खुलेगी और सपना बिखर कर रह जाएगा। ना आंख खुलेगी और ना सपना बिखरेगा। मैंने कहा, हमें तो मिलकर हकायक का सामना करना है। अदनान अब्बासी, मरजाना, रैंडल हावर्ड जैसे हकायक का सामना। तुमने अदनान अब्बासी को अपाज कर देने का फैसला किया है? तहजीब ने पूछा। हाँ, इससे कम उसे कोई सजा देना नाइंसाफी होगी और मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता। ठीक है, वो इसी का मुस्तहिक भी है। लेकिन मरजाना के बारे में तुमने क्या सोचा है? मरजाना को मैं इराक से सही सालम हालत में निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। ओह, तहजीब मुझे गौर से देखने लगी। क्या मैं उसकी वजह पूछ सकती हूँ? तुम जानती हो कि अमूमन बैज़ी बातों की वजाहत नहीं करता, लेकिन जो कि इस पूरे मामले का क्रेडिट तुम्हारे नाम है, इसलिए बता रहा हूँ कि हम यहाँ से फ्रांस जाएंगे। इसकी तो खैर तुमसे मुझे तवक्को है कि तुम रैंडल हावर्ड से जरूर उलझोगे, लेकिन मरजाना की इसमें क्या रूल होगा? बेहतरीन रूल होगा। मैं रैंडल की खिदमत में एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ और वो मरजाना की लाश का तोहफा होगा। तुम्हें रोकने की कोशिश करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन क्या रैंडल को चैलेंज करने से बेहतर कोई सूरत और नहीं? मैं तो इसी को बेहतर समझता हूँ। अगर तुम इससे बेहतर कोई तदबीर पेश कर सको तो मैं उसे कबूल करूंगा। मरजाना को यहाँ से लेकर निकलने में हमें खुआ मुखा खतरा से खेलना पड़ेगा। तहजीब ने कहा, और फिर क्या जरूरी है कि इसे फ्रांस ही ले जाया जाए? इसे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तो इसकी लाश का तोहफा रैंडल हावर्ड को किस तरह पेश करेंगे? अगर तुम पसंद करो तो ऐसा बंदोबस्त भी हो सकता है कि रैंडल खुद इराक आ जाए। इस तरह हम बहुत से खतरात से बच जाएंगे। नहीं, मैंने सर को नफी में जुम्बश दी। उसे ये मालूम हो चुका है कि मैं जिंदा हूँ। अदनान अब्बासी की मेहरबानी से ये बात भी उसके इल्म में है कि मैं नॉर्मन शैलूफ के मेकअप में इसराइल जा रहा था। फिर उसे मालूम हुआ होगा कि आर्थर और टारामंडू मारे गए और नॉर्मन शैलूफ बच निकला। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मन शैलूफ या अली यार खान कहाँ गया है? मैंने तहजीब को सवालिया नजरों से देखा। असूली तौर पर तो अली को कर्नल नोमान से राब्ता कायम करना चाहिए था। तहजीब ने कहा, बिल्कुल ठीक। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? क्या इस पर तुम रोशनी डाल सकती हो? तहजीब चंद लम्हे ज़हन पर जोर देती रही, फिर मायूसी जर को मनफी में जुम्बश थी। नहीं, इसका अंदाजा लगाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है।
तुमने तहजीब मालकम एक्स की हैसियत से सोचा है, इतनी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अगर तुमने रैंडल हावर्ड के नुक्ता निगाह से सोचा होता तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाता। दरअसल रैंडल को मालूम है कि नॉर्मन शलूफ के मेकअप में मैं था। फिर आर्थर के घर पर हमला हुआ जिसमें मेरे अलावा सब मारे गए। हमलावर कौन थे? मेरे साथी। ओह, मैं समझ गई। तहजीब उछल पड़ी। उसने यही समझा होगा कि जो कुछ हुआ वो हमारी मिली भगत का नतीजा था। इसके अलावा और कोई नतीजा भी तो नहीं निकलता। अगर ये बात ना होती तो मुंतकी एतबार से मुझे कर्नल नुमान से लामोहल्ला राब्ता कायम करना चाहिए था। तू बिल्कुल ठीक कह रहे वरी। तहजीब ने मुझे गौर से देखा। लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू ने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। आखिर तुमने कर्नल नुमान से राब्ता कायम क्यों नहीं किया? कोई खास वजह नहीं थी। मेरा ख्याल है मैं ज्यादा अरसा किसी का पाबंद नहीं रह सकता। मेरा काम करने का एक अलग अंदाज है जिससे दूसरों का मुत्तफिक होना आसान नहीं है। लिहाजा मैंने बेहतर यही समझा कि उससे राब्ता कायम ना करूं। खैर, ये तो एक अलग मामला है। बात हो रही थी रैंडल की। उसने तलाबीब में मेरे इस्तकबाल के लिए इंतजामात कर लिए होंगे, लेकिन वो प्रोग्राम सारा दरम बरम होगा। अब रैंडल यही समझ रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। ये हकीकत भी है, मगर ये हकीकत बैद इत्तफाकनी हकीकत हुई है, वरना हालात बहुत मुख्तलिफ भी हो सकते थे। इस हद तक तो रैंडल का अंदाजा दुरुस्त साबित होता है, लेकिन इससे आगे वो मुकम्मल तौर पर तारीकी में है। उसे नहीं मालूम कि मेरा आइंदा कदम क्या होगा। वो इस बात से भी बेखबर है कि मैं उसके वजूद और उसके अज़ाइम से वाकिफ हूँ। लिहाजा ऐसे में जब उसे अचानक अपनी एक एजेंट की लाश तोहफे में मिलेगी तो वो बुखला जाएगा। उसे अपनी हैसियत का भी अंदाजा होगा और वो ज्यादा बेहतर अंदाज में मेरा मुकाबला करेगा। वह जितनी सी बात के लिए तुम इतने झमेलों में पड़ रहे हो? तहजीब ने मुझे अजीब सी नजर से देखते हुए कहा। मैं मुस्कुराया। बात इतनी सी नहीं है तहजीब। मैंने कहा, रैंडल हावर्ड को खामोशी से भी ठिकाने लगाया जा सकता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। रैंडल हावर्ड की पुष्ट पर दुनिया के बहुत से यहूदी होंगे। अगर मैंने उसे मार दिया तो वो उसकी मौत को ज्यादा अरसा याद नहीं रखेंगे, लेकिन अगर मैंने कोई ज़िक पहुंचाई तो उसकी शिकल से यहूदियों को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होगा। उन्होंने मेरे मुकाबले में रैंडल हावर्ड को अपनी उम्मीदों का मरकज बना रखा है। तो उसने जितनी ज्यादा बेबसी में मुब्तला करूंगा यहूदियों को, उतनी ही ज्यादा अजियत होगी। और मेरा मिशन है क्या? तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सारी लाया। मैं तुम्हारा मकसद समझ रही हूँ। उसने कहा, बस मुझे इसमें एक तरद्दुद है कि मरजाना को यहाँ से निकाल ले जाना आसान नहीं होगा। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने कहा, तुम इस मसले के बारे में सोच तो नहीं रही? हम अदनान को जिंदा छोड़ जाएंगे। क्या वो हमसे पहले ही हमारे बारे में रैंडल को खबर नहीं देगा? तहजीब बेबसी से हंसी। हाँ, ये मसला है और चूंकि तुम्हारे ज़हन में मौजूद है, इसलिए मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुमने इसका हल भी कोई सोच रखा होगा। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। बरजाना को तो हम यहाँ से बगैर इलाज पेरिस ले जाएंगे। डॉक्टरी सर्टिफिकेट हासिल करना मुश्किल नहीं होगा और ऐसे इंजेक्शनों की कमी नहीं जिनके जरिए आर्जी तौर पर दिमाग मऊफ कर दिया जाए। पहले दोनों बरजाना को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे और अदनान को बुढ़ की तहवील में यहाँ छोड़ जाएंगे। हम अपना काम तेजी से तकमील को पहुंचाएंगे और फिर बुढ़ को सिग्नल देंगे। हमारा इशारा मिलने पर वो अदनान को रिहा करके खुद भी हमसे आ मिलेगा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे ज़हन में इस मसले का कोई हल जरूर होगा। तहजीब ने हंस कर कहा, अब ये बताओ कि इसे कब से शुरू करोगे? खेल की इब्तिदा तो हो चुकी है तहजीब। बुढ़ के वापस आने ही से हम उसे मरजाना के लिए डॉक्टरी सर्टिफिकेट हासिल करने पर ममूर कर देंगे। कल सुबह हम अदनान अब्बासी से 10 लाख दिनार का चेक हासिल करके उसे कैश कराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पहली फुर्सत में इराक से निकल जाएंगे। 10 लाख दिनार का चेक? तहजीब ने हैरान होकर कहा, क्या इतनी बड़ी रकम का चेक कैश हो जाएगा? कैश क्यों नहीं होगा? अगर ना हुआ तो अदनान अब्बासी जिंदा नहीं रहेगा और ये बात वो खुद अच्छी तरह समझता था। तहजीब ने कहा, ठीक है रही, ये तुम्हारे मामलात हैं, जैसे मुनासिब समझो करो, लेकिन तुम्हें अपनी मसरूफियात में से थोड़ा बहुत वक्त दूसरों के लिए भी निकालना चाहिए। मैंने चौंक कर उसे देखा। कहीं तुम्हारा इशारा कैथी ब्राउन और जनरल टेरेस की तरफ तो नहीं है? हाँ, मेरा इशारा उन्हीं की तरफ था। तुम्हें बुढ़ ने नहीं बताया कि वो दोनों तुम्हें कितना याद करते हैं? बुढ़ ने ना बताया होता तब भी मुझे अंदाजा है तहजीब। मैं जानता हूँ कि वो दोनों मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो ये बात भी तुम्हारे इल्म में जरूर होगी कि जनरल टेरेस ने गोटा हिल में इंतखाबात करा दिए और अब वो वहाँ का मुंतखब सदर है। मैंने अखबारात में पढ़ा था और मुझे उस पर बेहद खुशी भी हुई थी। जमहूरियत बहरहाल अच्छी चीज है। मैं और तहजीब बहुत देर तक गुजरे दिनों की बातें करते रहे। फिर बुढ़ आ गया। उसने इतरा दी कि अली ग्रुप के अरकान फौरी तौर पर रवाना हो रहे हैं। उन सब की सीटें अगले रोज के जहाज से गोटेल के लिए बुक करा दी गई हैं और फ्लाइट जाहिर है बगदाद से रवाना होनी थी। बस रही रिपोर्ट तो इन दिनों जंग की वजह से बंद था।
अली ग्रुप के अरकान के पास चूंकि बराए नाम सामान था, ज्यादा वो फौरी तौर पर रवाना हो गए। उन्हें रुखसत करने के बाद मैं तहजीब और बूढ़ के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने फैसला किया है कि मरजाना को ज़हनी मरीज की हैसियत से बगैर इलाज फ्रांस ले जाऊं। तहजीब मेरे साथ जाएगी और तुम अदनान अब्बासी के साथ यहीं रुकोगे। क्या ख्याल है? तुम्हारे मुकाबले में बूढ़ का क्या ख्याल होगा? बूढ़ को तो ये बताओ कि उसे करना क्या है। एक अदर डॉक्टरी सर्टिफिकेट का बंदोबस्त करो जिसने मरजाना को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने की सिफारिश की गई हो। इसके अलावा बेरे और मरजाना के लिए दीगर जरूरी कागजात का बंदोबस्त करो। तहजीब के पास तो खैर पासपोर्ट मौजूद है, सिर्फ वीजे का मसला होगा। मेरे पासपोर्ट पर फ्रांस का वीजा मौजूद है। तहजीब ने कहा, तुम बस अपनी और मरजाना की फिक्र करो। पासपोर्ट तो मरजाना का भी होगा, बूढ़ बोला। बेहतर यही होगा तो उसका असल पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टरी सर्टिफिकेट हासिल करना कोई मसला नहीं है और तुम्हारे लिए कागजात तैयार कराने में भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। मैं बहुत मामूली से मेकअप में यहाँ से जाऊंगा। मेकअप बस इस कदर होगा कि कोई पहली नजर में मुझे पहचान ना ले। तुम ऐसा करो कि मुझे मेकअप का सामान दो, ये काम मैं भी कर लेना चाहता हूँ। बूढ़ ने मुझे मेकअप का सामान ला कर दिया और मैंने महज चंद मिनट में मेकअप कर लिया। ये मेकअप हल्की सी मूंछों और फ्रेंच कट दाढ़ी पर मुश्तमिल था। उससे बस इतना हो गया कि सरसरी नजरों से देखने पर मुझे कोई बहसीयत अली यार खान शनाख्त नहीं कर सकता था। मेकअप करने के बाद मैंने एक नजदीकी फोटो स्टूडियो से अर्जेंट तस्वीरें खिंचवाई और जब स्टूडियो से वापस लौटा तो तस्वीरें मेरे पास थीं। मैंने तस्वीरें बूढ़ के हवाले की और मरजाना को तलब किया। बूढ़ मरजाना को लेकर आया तो उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, पैर अलबत्ता बूढ़ ने खोल दिए थे। मरजाना का चेहरा अगरचे उतरा हुआ था मगर उसके तेवर अब भी खराब थे। तुम लोग मेरे साथ जो सलूक कर रहे हो उसका खुमियादा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, उसने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही बिपरे हुए अंदाज में कहा। इसके हाथ भी खोल दो बूढ़, मैंने मरजाना की बात नजरअंदाज करते हुए कहा और बूढ़ ने उसके हाथों की बंदिशें भी खोल दी। मैंने मरजाना को बैठने का इशारा किया और वो मुझे घूरती हुई एक सोफे पर टिक गई।